आप सभी का इजी ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सारे जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे जो जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जानेंगे मुंडा जनजाति के बारे में। मुंडा जनजाति, अगर बात करें हम मुंडा जनजाति की, तो मुंडा का जो विशेष अर्थ है, इस शब्द का मतलब है राजनीतिक प्रमुख। क्या है? गांव का राजनीतिक प्रमुख। तो दोस्तों, विशेष अर्थ में इस शब्द का अर्थ है गांव का राजनीतिक प्रमुख। मुंडा का अर्थ है मुंडा भाषा में विशिष्ट व्यक्ति। तो मुंडा का अर्थ क्या है? विशिष्ट व्यक्ति। आगे पढ़े। ये जो है कोल कहा जाना पसंद करते थे। ये जो है क्या कहा जाना पसंद करते थे? तो कोल कहा जाना पसंद करते थे। होरो को या होरो नाम भी प्रचलन में था। होरो को या होरो नाम भी प्रचलन में था। होरोको का अर्थ है मनुष्य। क्या है? होरोको का अर्थ क्या है? होरोको का अर्थ है मनुष्य। आगे, जाति को होरो मीन्स मनुष्य जाति और खुद को होरो को मनुष्य कहते थे। जाति को होरो कहते थे अर्थात मनुष्य जाति, और खुद को होरो को कहते थे अर्थात मनुष्य कहते थे। इनमें जो है जुगटोपा समारोह, ठीक है, जुगटोपा समारोह, इसमें समझेंगे हम महत्वपूर्ण ये शब्दार्थ है। शासन के बारे में बात करें तो मृतक के अस्थि गाड़ने का स्थान जो होता है ये शासन होता है मुंडा का। ठीक है, ये मुंडा का जो है मृतक के अस्थि गाड़ने का स्थान है शासन। दूसरा, शासन देरी के बारे में बात करें तो शासन स्थल पर प्रत्येक मृतकों के स्थान पर अपना अपना पत्थरों के टुकड़ों का निशान होता है, जिसे शासन देरी कहते हैं। तो दोस्तों, शासन जो है ये मृतक के अस्थि गाड़ने का स्थान है मुंडाओं का, और शासन देरी जो है ये शासन स्थल पर प्रत्येक मृतक के स्थान पर अपना अपना पत्थरों के टुकड़े का निशान होता था, जिसे शासन देरी कहते थे। बात करें तो शासन देरी के नीचे जुंग टोपा समारोह के साथ मृतक व्यक्तियों की हड्डियां गाड़ी जाती थी। तो शासन देरी के नीचे जुंग टोपा समारोह के साथ मृतक व्यक्तियों की हड्डियां गाड़ी जाती थी। आगे बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण शब्दार्थ मुंडा जनजातियों से संबंधित। आगे, आदिंग। तो आदिंग ये है, आदिंग किसे कहते हैं? तो आदिंग जो है पितरों का आत्माओं का निवास, पितरों का आत्माओं का निवास है, आदिंग कहलाता है। हंडिया क्या कहलाता है? तो हंडिया जो है ये मुंडाओं का प्रमुख पेय पदार्थ है। हंडिया मुंडाओं का प्रमुख पेय पदार्थ है। आगे बात करें, बटोई क्या है? बटोई पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। बटोई क्या है? पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। और आदिंग क्या था? आदिंग था पितरों का आत्माओं का निवास। हंडिया क्या है? हंडिया है मुंडाओं का प्रमुख पेय पदार्थ, और बटोई पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। तो बटोई क्या है? पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। आगे बात करें, भगवा क्या है? भगवा जो है वध्यों द्वारा, ठीक है, वध्यों द्वारा धारण करने वाला वस्त्र। ठीक है, तो भगवा है वध्यों द्वारा धारण करने वाला वस्त्र। कमरा के बारे में बात करें तो कमरा है कंबल, शीत से शरीर की रक्षा करने वाला कंबल को ये लोग कमरा कहते थे। क्या कहते थे? कमरा। कंबल को ही कमरा कहते थे। आगे जानेंगे पड़िया। पड़िया को ये लोग साड़ी, ठीक है, साड़ी को ये लोग पड़िया कहते हैं। पड़िया का अर्थ साड़ी। तो हंडिया क्या था? हंडिया था मुंडाओं का प्रमुख पेय पदार्थ। बटोई पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र था। भगवा था वध्यों द्वारा धारण करने वाला वस्त्र। और कमरा क्या था? कंबल। और साड़ी को क्या कहते थे? परिया। आगे है खड़िया। खड़िया के बारे में जाने तो लड़कियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र खड़िया कहलाता था। लड़कियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता था? खड़िया कहलाता था। आगे, छड़ी को ये लोग सोटा कहते थे। सोटा क्या है? ये बेसिकली एक छड़ी है। छड़ी को वो लोग क्या कहते थे? सोटा। साड़ी को पड़िया। और लड़कियों द्वारा जो वस्त्र, लड़कियां जो वस्त्र पहनते थे उन्हें ये लोग खड़िया कहते थे। सुतुम थैली। सुतुम थैली क्या है भाई? तो सुतुम थैली तंबाकू की थैली है। तंबाकू की थैली को सुतुम थैली कहते थे।
चूना का डिबिया को चुनौटी कहते थे। चूना का डिबिया को क्या कहते थे? चुनौटी कहते थे। बांस की बनी छतरी को चातोम कहते थे। बांस की बनी छतरी को क्या कहते थे? चातोम। खरपा की बात करें तो खरपा चमड़े का चप्पल को कहते थे खरपा। चमड़े का चप्पल को क्या कहते थे? खरपा। काठ का चप्पल को क्या कहते थे? खटने। आगे पढ़ेंगे। बात करें तो प्रमुख आभूषण के बारे में जानेंगे। तो बेरो जो है पुरुष द्वारा हाथों में पहनने वाला कांसे का या लोहा का आभूषण है। बेरो क्या है? पुरुषों द्वारा हाथों में पहनने वाला कांसे का या लोहे का आभूषण कहलाता है बेरो। लहठी की बात करें तो महिलाओं द्वारा हाथों में पहने जाने वाला लाह की चूड़ियों को लहठी कहते थे। तो महिलाओं द्वारा हाथों में पहने जाने वाला लाह की चूड़ियों को क्या कहते थे? लहठी कहते थे। आगे दोस्तों, अगर हम तरकी की बात करें तो ये कानों में, ठीक है, कहाँ पहनते थे? तरकी कानों में पहनते थे। तार साकोम को बात करें तो ये बाहों में पहनते थे। बाहों में पहनते थे तरकी, कानों में पहनते थे, सॉरी, बाहों में पहनते थे तार साकोम और कानों में पहनते थे तरकी। और महिलाओं द्वारा हाथों में पहने जाने वाला लाह की चूड़ियों को क्या कहते थे? लहठी कहते थे। और ये गला में पहनते थे हंसुली। क्या पहनते थे? हंसुली। आगे दोस्तों, उड़ू तथा खोक्सो बालों में पहनते थे। उड़ू तथा खोक्सो कहाँ पहनते थे? बालों में। और उंगलियों में ये क्या पहनते थे? उंगलियों में पहनते थे झुटिया। क्या पहनते थे? झुटिया। झुटिया कहाँ पहनते थे? उंगलियों में। आगे बात करेंगे नथ और छुट्टी छुद्दी के बारे में। तो नथ और छुट्टी क्या था? ये जो है नाक में पहनते थे। नक और छुट्टी कहाँ पहनते थे? नाक में पहनते थे। पटवारी जो है ये ललाट पर पहनते थे। पटवारी कहाँ पहनते थे? ललाट पर पहनते थे। ठीक है दोस्तों। नाकी कहाँ, नाकी किसे कहते थे? तो नाकी जो है ये लकड़ी की कंघी को ये लोग नाकी कहते थे। किसे कहते थे? लकड़ी की कंघी को क्या कहते थे? नाकी कहते थे। तो नथ और छुट्टी किसे कहते थे? नाक में पहनते थे। पटवारी किसे कहते थे? तो पटवारी जो है ललाट पर। और नाकी जो है लकड़ी की कंघी को कहते थे। बेरनी, मूंगा, मुदरी के हिसीर स्त्री पुरुष द्वारा गले में पहने जाने वाला था। बेरनी, मूंगा, मुदरी के हिसीर, ठीक है, बेरनी, मूंगा, मुदरी के हिसीर जो है ये स्त्री पुरुष द्वारा गले में पहने जाने वाला था। तो स्त्री भी पहनते थे और पुरुष भी पहनते थे, ये दोनों ही पहनते थे बेरनी, मूंगा, मुदरी के हिसीर। आगे जानेंगे हम सांगा, जिसे गोदना कहते थे। गोदना को क्या कहते थे? सांगा। तो मलहोरिन, गोदना गोदने वाली। मलहोरिन क्या थी? ये बेसिकली गोदना गोदने वाली को क्या कहते थे? मलहोरिन कहते थे। अब पढ़ेंगे हम अन्य तथ्यों के बारे में। दोस्तों, मुंडा जाति की दो शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? तो मुंडा जाति के दो शाखाएं थी। कौन कौन सी? महली मुंडा को और कोम्पाट मुंडा को। ठीक है, कितनी शाखाएं थी? दो शाखाएं थी। मुंडा जनजाति की दो शाखाएं थी। एक थी महली मुंडा को और दूसरा कोम्पाट मुंडा को, जो हिंदू धर्म से प्रभावित था। तो मुंडा जाति की कितनी शाखाएं? दो शाखाएं। महली मुंडा को और कोम्पाट मुंडा को। कोम्पाट मुंडा को हिंदू धर्म से प्रभावित था। आगे बढ़ेंगे। गोत्र को क्या कहते थे? गोत्र को कहते थे किली कहते थे। गोत्र को क्या कहते थे? किली कहते थे। गोत्र का नाम प्रायः पशु, वृक्ष अथवा पौधों के नाम पर रखा जाता था। गोत्र को क्या कहते थे? किली कहते थे। और गोत्र का नाम प्रायः पशु, वृक्ष अथवा पौधों के नाम पर रखा जाता था। आगे बात करेंगे हम मुंडाओं का सामाजिक स्तर। मुंडाओं का अगर सामाजिक स्तर के बारे में बात करते हैं तो इनमें होता था एक ठाकुर, मानकी, मुंडा, बाबू भंडारी, पातर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कितने स्तर होते थे? तो मुंडाओं का सामाजिक स्तर मुख्यतः ये 5 होते थे। तो मुंडाओं का सामाजिक स्तर के बारे में बात करें तो पहले आता था ठाकुर, फिर आता था मानकी, फिर मुंडा, फिर बाबू भंडारी और पातर। ये था इनका सामाजिक स्तर। आगे बात करें
तो मुंडाओं में स्त्री की स्थिति के बारे में अब जानते हैं। तो पिता का अधिकार जो था वो सर्वोपरि था। जो पिता का अधिकार था वो क्या था, एक मिनट, जो पिता का अधिकार था वो कैसा था, सर्वोपरि था। स्त्रियां संपत्ति की उत्तराधिकारिणी नहीं थी। ठीक है, स्त्रियां जो है वो संपत्ति का अधिकार उत्तराधिकारिणी नहीं थी। आगे हम बात करें तो स्त्रियों को पोषण तथा वैवाहिक खर्च पिता के उत्तराधिकारियों से लेने का अधिकार था। लेकिन स्त्रियों को, ठीक है, पिता का सबसे पहले बात करें तो पिता का अधिकार सर्वोपरि था, लेकिन स्त्रियां संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं थी। स्त्रियों को पोषण तथा वैवाहिक खर्च पिता के उत्तराधिकारियों से लेने का अधिकार था। आगे बात करें तो मुंडा स्त्रियों का आर्थिक क्रियाकलापों में योगदान था। मुंडा स्त्रियों का आर्थिक क्रियाकलापों में योगदान। आगे पढ़ेंगे गारसी बोंगा। ये गारसी बोंगा क्या था, तो गारसी बोंगा जो था ये गर्भ की रक्षा के लिए गारसी बोंगा की आराधना की जाती थी। तो गारसी बोंगा जो है गर्भ की रक्षा के लिए गारसी बोंगा की आराधना की जाती थी। आगे है साकीन। बच्चे का नामकरण संस्कार को साकीन कहते थे। तो साकीन बच्चे का नामकरण संस्कार को कहा जाता था। तुतर तुकई। तुतर तुकई। तो तुतर तुकई जो था, ये तुतर तुकई जो है ये कर्णबंध संस्कार था। कर्णबंध संस्कार ये क्या कहलाता था, तुतर तुकई। तुतर तुकई जो है ये कर्ण भेद संस्कार कहलाता था। ये 2 से 5 वर्ष के बीच में हो जाता था कर्णबंध। ठीक है, तो तुतर तुकई कर्णबंध संस्कार कहा जाता था, 2 से 5 वर्ष के बीच होता था। आगे पे पढ़ेंगे हम खूंट हंकार बोंगा। खूंट हंकार बोंगा जो कि कुल देवता था। अगर हम विवाह के बारे में बात करें, अगर हम विवाह के बारे में बात करें, ठीक है, तो इनमें था हरण विवाह। कौन सा विवाह था, हरण विवाह था। राजी खुशी विवाह था, हट विवाह था। आगे देखें तो सेवा विवाह था, फिर सगाई था। तो ये 5 प्रकार के विवाह थे। आगे जाने तो हरण विवाह क्या था, तो हरण विवाह था हाट अथवा मेले में पसंद की लड़की हर लाई जाती थी। तो हरण विवाह के अंतर्गत हाट अथवा मेले में पसंद की लड़की हर लाई जाती थी। आगे बात करें तो राजी खुशी। तो राजी खुशी क्या था, राजी खुशी वर कन्या की इच्छा सर्वोपरि थी। तो राजी खुशी के अंतर्गत वर कन्या जो है जिससे चाहे वो विवाह कर सकती थी। तो एक होता था राजी खुशी, एक होता था हरण विवाह जो हाट अथवा मेले में पसंद की लड़की हर लाई जाती थी। और राजी खुशी के अंतर्गत था वर कन्या की इच्छा सर्वोपरि होती थी। एक था हठ विवाह। अब हठ विवाह क्या था, हठ विवाह के बारे में बात करें तो वधू वर के यहाँ बलात् प्रवेश कर रहने लगती थी। तो हठ विवाह क्या था, वधू जो है वो वर के यहाँ बलात् प्रवेश कर रहने लगती थी। आगे बात करें तो सेवा विवाह क्या था, तो सेवा विवाह के बारे में अगर बात करें तो वर ससुर के घर रहकर सेवा द्वारा वधू मूल्य चुकाता था। ठीक है, तो सेवा विवाह क्या था, वर जो है ससुर के घर रहकर सेवा द्वारा वधू मूल्य चुकाता था। आगे बात करें तो सगाई। सगाई क्या था, विधवा अथवा परित्यागिता से विवाह कहलाता था सगाई। सगाई क्या कहलाता था, विधवा अथवा परित्यागिता से विवाह। आगे हम पढ़ेंगे आयोजित विवाह। आयोजित विवाह क्या कहलाती थी, तो लड़के का पिता, ठीक है, अगुआ, जिसे अगुआ, लड़के का पिता अगुआ को लड़की के घर बेचता था। ठीक है, तो आयोजित विवाह क्या था, लड़के का पिता जो है वो अगुआ को लड़की के घर बेचता था। और रस्म क्या था, आगे हम रस्म में जाने तो अगुआ की आवाभगत होती थी। अगुआ की आवाभगत होती थी। बाला मारंग पेरा, मंगनी की तिथि निश्चित की जाती थी। ठीक है, अगर सबसे पहले तो बात है आयोजित विवाह कैसे होता था, तो लड़के का पिता जो है अगुआ को लड़की के घर भेजता था और फिर अगुआ की वहाँ आवक भगत होती थी और बाला मारंग पेरा मंगनी की तिथि उसी दिन निश्चित की जाती थी। वधु मूल्य निर्धारण के बारे में अगर हम बात करें तो वधु मूल्य निर्धारण, वधु मूल्य कुरी गोनोंग या गोनोंग वका। ठीक है, क्या कहते थे, वधु मूल्य को कुरी गोनोंग या गोनोंग वका।
उसके बाद था लोगान टोल। क्या होता था? लोगान टोल। और लोगान टोल के बाद विवाह, जिसे अरंडी कह देते हैं। विवाह को क्या कह देते हैं? अरंडी। अगर हम इसमें तलाक के बारे में जाने तो तलाक जो है प्रमुख पंच तलाक चाहने वाले को, ठीक है, प्रमुख जो है प्रमुख पंच तलाक चाहने वालों को साल का पत्ता पकड़ा देता है। ठीक है, तो प्रमुख पंच क्या करते थे? तलाक जो भी चाहते थे उन्हें साल का पत्ता पकड़ा देता है, और तलाक चाहने वाले इसे फाड़ देते हैं। तलाक चाहने वाले क्या करते हैं? इसे फाड़ देते हैं। इसे साकमचारी या पत पड़वा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? साकमचारी या पत पड़वा कहते हैं। आगे, यदि स्त्री तलाक चाहती है तो इसे गोनोंग टका वधु मूल्य लौटाना पड़ता है। यदि स्त्री तलाक चाहती है तो इसे गोनोंग टका वधु मूल्य लौटाना पड़ता है। आगे हम जानेंगे उराव के बारे में। उराव, एनल्स ऑफ रूरल बंगला। ठीक है, इनके जो पुस्तक है, और ये जो पुस्तक है एनल्स ऑफ रूरल बंगला, ये पुस्तक का जो लेखक है ये हंटर है। कौन है? हंटर। इस पुस्तक में बात करें तो इस पुस्तक में उराव को नीच अथवा अनावश्यक जाति समूह बताया गया है। तो किस पुस्तक में उराव को नीच तथा अनावश्यक जाति समूह का बताया गया है? तो वो पुस्तक है एनल्स ऑफ रूरल बंगला। इनके लेखक थे हंटर। आगे बात करें तो राय ने, ठीक है, रिजले तथा राय ने उराव की विस्तृत जानकारी दी है। इनका कहना है कि उराव द्रविड़ प्रजाति के थे। उराव किस प्रजाति के थे? तो उराव जो है ये द्रविड़ प्रजाति के थे। आप बात करें तो तोलोंग की। तोलोंग जो है ये बेसिकली एक वस्त्र होता था। क्या होता था? तोलोंग वस्त्र होता था। तो गोइयारो क्या होता था? युवा उड़ाव लड़कियां किसी अन्य को जीवन भर के लिए गुई बनाती थी। ठीक है, गोइयारो क्या होता था? तो युवा उड़ाव, ठीक है, युवा उड़ाव लड़कियां किसी अन्य को जीवन भर के लिए गुई बनाती थी। आगे बात करें तो यदुर। यदुर क्या होता था? उड़ाव जनजाति का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य जो है ये जो है यदुर कहलाता है। उड़ाव जनजाति का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य क्या कहलाता है? ये यदुर कहलाता है। कुंदी की बात करें दोस्तों तो उड़ाव जनजातियों के अस्थि विसर्जन स्थल को कुंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंदी कहते हैं। उड़ाव जनजातियों के अस्थि विसर्जन स्थल को क्या कहते हैं? कुंदी कहते हैं। आगे बात करें फुल्की के बारे में। फुल्की क्या है? कुंदी के पत्थरों को फुल्की कहते हैं। ठीक है, कुंदी के पत्थर को क्या कहते हैं? तो कुंदी के पत्थरों को फुल्की कहते थे। आगे हम जानेंगे हाड़ बोड़ा के बारे में। हाड़ बोड़ा क्या है? तो साल भर में एक बार हड्डियां दफनाने का समारोह होता है, जिसे हम हाड़ बोड़ा कहते हैं। तो साल भर में एक बार हड्डियां दफनाने का जो समारोह, वो क्या कहलाता है? हाड़ बोड़ा। इसमें जो है 3 बार शिकार, मार्च माह में फागु सेंद्रा, अप्रैल से मई माह में विशु सेंद्रा, और सितंबर से अक्टूबर माह में जेठ सेंद्रा होता है। तो 3 बार शिकार होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो कुंदी के पत्थरों को क्या कहते हैं? फुल्की कहते हैं। साल भर में एक बार हड्डियां दफनाने का समारोह क्या कहलाता है? हाड़ बोड़ा कहलाता है। तो 3 जो है ये शिकार होते हैं। 3 बार शिकार होता है, मार्च माह में जिन्हें फागु सेंद्रा कहते हैं, अप्रैल से मई माह में जिसे वेसु सेंद्रा कहते हैं, और सितंबर से अक्टूबर जिन्हें जेठ सेंद्रा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संथाल के बारे में। तो संथाल के बारे में अगर हम बात करें तो ओडांग बोंगा। ठीक है, हम जानेंगे पहले ओडांग बोंगा क्या है। तो ओडांग बोंगा इनके गृह देवता है। संथालों के गृह देवता कौन है? वो कहलाते हैं ओडांग बोंगा। आगे, मांझी थान। ग्राम पंचायत की बैठकें यहाँ होती है। कहाँ होती है? मांझी थान में ग्राम पंचायत की बैठकें होती है। आगे हम बात करें तो जोहार थान ये क्या है? ठीक है दोस्तों, जोहार थान ग्राम का एक धर्म स्थल है। ये क्या है? ग्राम का एक धर्म स्थल कहलाता है जोहार थान। ढाका उरू। डाका उरू। डाका उरू क्या है?
दाका उरु, जिसे हम दाल भात कहते हैं, दाका उरु को ही दाल भात कहते हैं संथाल। दाल भात को ही दाका उरु कहते हैं कौन? संथाल। तो आगे बात करें तो जोंड्रा दाका क्या है? तो मकई की जो दलिया होती है ना, मकई की दलिया को जोंड्रा दाका कहते हैं। क्या कहते हैं? जोंड्रा दाका किन्हें कहते हैं? मकई की दलिया को कहते हैं। आगे बात करें बाशक्याक, तो ये जो जलपान करते हैं ना, जलपान, जलपान को ये लोग बाशक्याक कहते हैं। जलपान को क्या कहते हैं? बाशक्याक कहते हैं। माजवान, दोपहर का भोजन को माजवान कहते हैं। क्या कहते हैं? दोपहर का भोजन को माजवान कहते हैं। आगे बात करें कदोक के बारे में, तो रात का जो भोजन होता है उन्हें वो लोग कदोक कहते हैं, संथाल लोग। आभूषण महिलाओं के, आखिर आभूषण क्या होते हैं महिलाओं के? आभूषणों के बारे में बात करें तो भाग को क्या कहते हैं? आभूषण कहते हैं। भाग को, आभूषण को भाग कहते हैं। इनके हाथ में शाखा तथा साकोम पहनाए जाते हैं। ये लोग शाखा तथा साकोम पहनते हैं हाथ में। बाह में खागा पहनते हैं। बाह में क्या पहनते हैं? खागा पहनते हैं। गले में हंसुली या सकड़ी पहनते हैं। गले में क्या पहनते हैं? हंसुली और सकड़ी। कान में पानरा पहनते हैं। कान में क्या पहनते हैं? पानरा। नाक में मकड़ी पहनते हैं। नाक में क्या पहनते हैं? मकड़ी पहनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मकड़ी कहाँ पहना जाता है? नाक में। पाँव में बांक बंकी पहनते हैं। पाँव में क्या पहनते हैं? बांक बंकी। पाँव की उंगलियों में बटरिया, पाँव की उंगलियों में क्या पहनते हैं? बटरिया पहनते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों आभूषण के बारे में। आभूषण जो कि पुरुषों के होते हैं। हाथ में ये लोग टिटोर पहनते हैं। क्या पहनते हैं? टिटोर कहाँ पहना जाता है? तो हाथ में। और बाह में खागा पहना जाता है। बाह में क्या पहना जाता है? खागा। और कुंडल जो है, कुंडल कान में पहनते हैं। ठीक है, कान में क्या पहनते हैं? कुंडल पहनते हैं। लड़के लोग कान में कुंडल पहनते हैं, हाथ में टिडोर पहनते हैं, बाह में खागा पहनते हैं।